अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो हमारे देश में अभी भी 40% आबादी ऐसी है जो कि मजदूर हैं और जो मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। उनके लिए रोजगार अगर हम ढूंढने जाएं, अगर मार्केट में हम घूमें और चल के देखें कि उनके लिए रोजगार के क्या ऑप्शंस हैं, तो सबसे बड़ी चीज जो है वो है लेबर चौक। लेबर चौक के बारे में सब लोग जानते होंगे, आपके शहर में भी होगा, लेकिन कभी हमने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि कैसे मजदूर वहां पे खड़े हो रहे हैं और कैसे उनको रोजगार मिल रहा है। यही इसी बीच एंट्री होती है एक नए स्टार्टअप की जिसका नाम है द डिजिटल लेबर चौक। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर चंद्रशेखर जी, जो कि इस स्टार्टअप के फाउंडर हैं, और उन्होंने हमसे बहुत बातचीत करी आज के एपिसोड में, और हमने मजदूरों की दिक्कत, जो ग्राउंड प्रॉब्लम्स है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसके बारे में भी बहुत बात करी है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगेगा और आपको इससे कुछ सीखने मिलेगा। सो लेट्स बिगिन एपिसोड नंबर 7 ऑफ क्या सीन है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सब हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और सर आज आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। सर आपका जो स्टार्टअप है, जो आपका आइडिया है, दैट इज अमेजिंग। इसके बारे में मुझे लगता है शायद काफी लोगों के दिमाग में ख्याल तो आया होगा, लेकिन यार सोचते बहुत लोग हैं और बहुत मतलब कुछ लोग ही होते हैं जो उस चीज पे काम करते हैं, और आप उनमें से हैं जिसने अपने आइडिया के बारे में सोचा, और सोचा ही नहीं, उसको इतना आगे तक लेके भी आए। राइट, अमेजिंग सर। तो सर थोड़ा सा आपसे मैं पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा आप अपने स्टार्टअप के बारे में, अपने आइडिया के बारे में थोड़ा सा लोगों को समझाइए। ओके। सो आइडिया बहुत सिंपल है। लाइक जितने भी जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो ऑनलाइन काम मिल जाता है उनको, मगर आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ा मेजर पॉपुलेशन है इंडिया का जो आज भी रोड पे खड़े होकर काम ढूंढ रहा है। जिन आप अपने आसपास में, अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटिशियन सिटी में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, आपने देखा होगा हर 2-3 किलोमीटर पे लेबर चौक लग रहे हैं। जी जी। इंडिया में आज भी उनके लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से वो काम मिल सके। आपको थोड़ा सरप्राइजिंग डेटा है, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये 15 करोड़ लोगों की जनसंख्या है जो कि आज भी छोटे छोटे गांव कस्बों से निकल के बड़े शहरों में आती है काम ढूंढने के लिए, मगर इनके पास कोई काम होता नहीं है। तो उनके लिए हमने एक सॉल्यूशन बनाया जिसका नाम है डिजिटल लेबर चौक। हमारा सिर्फ जो मेन मकसद है, जो हम अपने बिजनेस में डिफाइन करते हैं विज़न को, हमारा विज़न यही है कि हम जितने भी फिजिकल लेबर चौक है उसको कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल लेबर चौक में। एंड इनकी जो इंडिया की एक ऐसी पॉपुलेशन बहुत जो नीचे तबके पे है, उनको जो है अपलिफ्ट करेंगे हर तौर पे, उनको नौकरी दिला के, उनको एजुकेट करके, उनके लिए अदर फैसिलिटीज़ ला के। तो यही हमारा स्टार्टअप है। तो सर ये मतलब आप क्या स्टार्टिंग से ही इसी चीज के बारे में, मतलब जैसे ये जो आपकी जर्नी है इस चीज की, ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, अगर मैं ऐसे पूछूं तो? अगर मैं इस जर्नी की स्टार्ट में बताऊं तो मैं खुद जो है बिलोंग जो करता हूं वो बिहार के बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जिसकी पॉपुलेशन ही जब मैं पैदा हुआ था तो 400-500 लोगों की होगी। और मोस्टली जो पीपल हैं वहाँ से वो जो है माइग्रेट करते हैं शहरों के लिए, क्योंकि आप देखेंगे आज भी बिहार में उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। तो वो लोग माइग्रेट कर रहे हैं अलग अलग शहरों में काम ढूंढने के लिए। एक मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि मैं इन लोगों को जानता था, इनके चीज़ें, इनकी माइंडसेट क्या होता है, ये क्या चाहते हैं ज़िंदगी से, ये मुझे बहुत अच्छे से पता था। और करीबन 2020 में मैंने जो है अपना मास्टर ऑफ कॉमर्स का जो है डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैंने जो है एक ज्वाइन किया NBFC बैंक। एंड मेरे बैंक के जस्ट सामने में एक लेबर चौक था। सो डेली जब मैं वहाँ से जब जाता था और आते हुए, तो मुझे लगता था कि यार ये एक ऐसी पॉपुलेशन है जो रोज़ यहाँ पे खड़ी हो रही है, इनके लिए कोई काम नहीं है। और वहाँ से रोज आते जाते इनको देखना एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन था। तो दिल में आता था इनके लिए कुछ करा जाए जी। मगर ये था कि इनके लिए करना तो है, मगर करे क्या? क्योंकि आप एक नई जॉब शुरुआत करते हैं तो आपका रहता है कि आप अपनी कंपनी को अपना 100% देना चाहते हैं कि हाँ मैं अपनी कंपनी के लिए। करीबन जनवरी 2020 में मैंने अपना जो है ब्रांच को ज्वाइन किया था बैंक को। एंड मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस कर दिया लॉकडाउन। ओके। एंड उस समय पे क्या हुआ कि जैसा आप सब जानते हैं, हम अपने अपने घर में बंद हो गए। और ये जो लोग हैं जो रोड पे खड़े होकर काम को ढूंढते थे, इन लोगों को भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। फिर अनलॉकडाउन 1 हुआ
मैं 2020 में, जब वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप लोग जो है निकल सकते हैं, मगर जो है आपको 6 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपने देखा होगा उस समय पे सब लोग पैदल पैदल घर अपने जा रहे थे, तो वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन थी जहाँ पे लोगों को कहा गया कि 6 मीटर का डिस्टेंस आप मेंटेन करिए, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल था। और अगर मैं बात करूँ, क्योंकि उस समय पे जब लॉकडाउन लगा था, तो अदर पीपल की तरह हम भी, मतलब एक अदर टीनेजर की तरह मैं कहूँ तो मैं भी उसी तरह से करता था कि बहुत सारा लूडो खेल रहे थे उस समय पे हम सब तो मैं भी उस समय पर सारे जितने लोगों के साथ लूडो खेलता था, तो एक बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुका था। तो फेसबुक और बाकी न्यूज़ चैनल पे मैंने देखना शुरू किया जी। और वहाँ पे मुझे ये लगा कि यार इतनी ये लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, इनके लिए पास कोई ऐसी जगह, पलायन क्यों कर रहे हैं। हाँ, मतलब फिर मुझे ये लगा कि ये अपने शहरों को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। वहाँ पे जब मैंने इसे ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों के लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि नौकरी या अदर प्लेटफॉर्म आप कह लो, इस तरह के बहुत सारे जॉब प्लेटफॉर्म हैं, मगर इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म है नहीं। वहाँ पे मुझे ये आइडिया है कि अगर मैं इनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दूं जहाँ पे ये जो है ऑनलाइन जॉब पा सके, क्योंकि इनको बस रजिस्टर करना है और सामने वाला अपनी जॉब पोस्ट करेगा, दोनों पार्टी कनेक्ट हो जाएगी और दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन होगी। ओके। उस जगह पे मैंने करीबन मार्च में 2020 में जब ये लॉकडाउन लगा था, तो वहाँ पे मैंने फिर जो है मॉर्निंग में 5 o'clock में उठ जाता था, फिर क्योंकि अकेले रहता था तो वही अपना लंच बनाना होता था, ब्रेकफास्ट लंच, और करीबन 6 बजे जो है मैं निकल जाता था। मैं दिल्ली के मैक्सिमम लेबर चौक पे गया, ग्लास लगा के, मास्क लगा के उनसे पूछा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि जो मैं चीज़ बनाना चाहता हूँ, क्या वो इतने पढ़े लिखे हैं या उनको ये चीज़ चाहिए भी या नहीं चाहिए। जब मैंने उनके पास गया और मैंने जो है उनसे बात करना शुरू किया, तो आप जो है शॉक हो जाएंगे ये चीज़ सुन के, वहाँ पे ग्रेजुएट लेवल के लोग जो है खड़े होते हैं। रीजन उसका ये था कि उनके फादर जो है कारपेंटर है और उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, वो किसी शहर से माइग्रेट किए हैं। क्योंकि आपको ये चीज़ बताना, आपने कई बार देखा होगा लाइफ में कि आप 12th पास कर लेते हैं मगर आपको पता नहीं रहता करना क्या। राइट। ये तो सर मतलब हमारे देश में बहुत बच्चे हैं, आई थिंक 40-50% आबादी ऐसी है जो 30-40 की उम्र के रेंज में है। और बेरोजगारी का मुद्दा जो है आज की डेट में कि लोगों के पास जॉब्स ही नहीं है, लोग ढूंढ रहे हैं। अब चाहे उसमें कुछ भी हो रीजन के, भाई स्किल नहीं है ये भी एक रीजन हो सकता है, जॉब्स ही नहीं है ये भी एक रीजन हो सकता है, बट सल्यूशन क्या है? दिक्कतें तो बहुत हैं, दिक्कतें आपने भी देखी, हमने भी देखी। अब आप सल्यूशन पे बात करते हैं कि आपने जो सारा जो लोगों से बात करी, आप बता रहे हैं कि आप उठे, आप गए, लोगों से मिले, रिस्क भी लिया, भाई उस टाइम पूरा वो तो था ही, माहौल वैसा था। और तो ये आइडिया कि यार एक प्लेटफॉर्म, एक ऐप बनाऊंगा इन लोगों के लिए, वो कैसे आया? मैंने इनके लिए जब करना शुरू किया तो पहले तो दिमाग में ये था कि यार जो मैं करना चाह रहा हूँ क्या इनको चाहिए। वहाँ पे जब मैंने इनसे बात करना शुरू किया तो आपको मतलब ये शॉकिंग है, बट वहाँ पे लोगों ने रोना शुरू कर दिया। रीजन ये था कि वो 4-4 दिन से वहाँ आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि काम ही नहीं मिलता। और आप ये चीज पेन समझ सकते हैं कि अगर आप सुबह में उठ रहे हैं, लंच पैक कर रहे हैं और एक जगह पे जा रहे हैं और वहां से काम नहीं मिल रहा और वापस चले जा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा पेन पॉइंट था। तो लोगों ने जब, और आप मानेंगे कि मैंने जब शुरुआत करी थी मैंने सोचा ये एज अ पार्ट टाइम करूंगा, क्योंकि उस समय पे मेरे अकाउंट में मैंने अर्न करना शुरू किया था, कुछ समथिंग पैसे थे। मुझे किसी ने बताया 35,000 में वेबसाइट बन जाएगी, आप बना दो। मुझे लगा कि एक वेबसाइट बना के डाल देते हैं दोनों पार्टी। और मुझे इतना मजा आने लगा इस चीज में कि मैंने जो है अपनी जॉब ही ड्रॉप कर दी 2 महीने बाद, और मेरा 30 सितंबर 2020 लास्ट डे था जब मैंने जॉब करी। उसके बाद मैंने अपना फुल टाइम इस पे देना शुरू कर दिया। और मैं उस समय पे जो है एजुकेशन भी परस्यू ही कर रहा था, मेरा CA का एजुकेशन चल रहा था। एंड मेरे पास जो है करीबन 80,000 के आसपास जो है पैसे थे। सो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं अपनी एजुकेशन को पूरा कर लूँ या तो फिर जो है मैं अपना स्टार्टअप कर लूँ। एंड उस पैसों में मुझे ये समझ में आया कि यार 80,000 में जो मेरी एजुकेशन है मैं पूरा नहीं कर सकता। ओके। क्योंकि मैं अपने घर से बहुत अलग रहता हूँ, मुझे किराए पे रहता हूँ,
मुझे क्लासेस सीए की अगर आप एक क्लास लेने जाएंगे तो उसके 20 से 25 हज़ार की कॉस्टिंग है जी। तो मैं नहीं कर सकता, तो मैंने बोला चलो इसमें ट्राई करते हैं। 2 महीने दिल्ली में बिताया, नवंबर तक दिल्ली में बिताया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर वहाँ से फिर जो है सब कुछ पैक करके चला गया मैं अपने गांव। वहाँ पे मैंने जो है जाके गवर्नमेंट लोन के लिए अप्लाई किया, मुद्रा योजना हो गया, प्रधानमंत्री, कुछ भी नहीं मिला। मैं जुलाई में बैठा हूँ, जुलाई 2021 में। मैं बस रात में ये सोचता था कि मैंने अपना करियर ड्रॉप कर दिया, जॉब ड्रॉप कर दी, क्या मैं सही कर रहा हूँ जी। रात के 2-2 3-3 बजे तक पंखा घूम रहा है और मैं उसको देख रहा हूँ, बहुत सारे थॉट्स चल रहे दिमाग में। एंड वो होता है ना कि जब आप किसी भी चीज को एक अच्छे इंटेंशन से शुरू करते हो तो आपको कहीं ना कहीं से वो चीजें मिल ही जाता है। वो शाहरुख खान का हमारा डायलॉग है कि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो कायनात मिलाने में लग जाती है। तो यही हमारे साथ हुआ था कि 14 अगस्त 2021 को मेरा बर्थडे था, क्योंकि मैं गांव में था। तो फिर लोग क्या था वहाँ पे जल्दी सो जाते हैं। 8 o'clock मैंने जो है अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। मैं गया और मैं करीबन जो है आई गेस 9:30 पे मैंने जो है ट्विटर पे सफरिंग करना शुरू किया और देखा कि वहाँ पे एक कंपनी है जिन्होंने अपना इंक्यूबेशन सपोर्ट डाल रखा है। ओके। वो न्यू लॉन्च हुई थी और उनमें मैंने जब उनकी वेबसाइट चेक करी तो मुझे दिखाई दिया कि वो सपोर्ट करेंगे सीड फंड का 10 लाख रुपीस का। ओके। एंड मैंने उसके लिए अप्लाई किया। 14th को मैंने अप्लाई किया, 18th को मेरे पास आता है मेल कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं फॉर द पिच। 21 को मेरा पिच होता है। 24 को उनके सीईओ जी, कंपनी के सीईओ, वो भी लिमिटेड कंपनी के, मेरे साथ बैठते हैं एंड ही इज सेइंग कि पहला पूरा आइडिया उन्होंने सुना एंड आफ्टर ही सेड कि आइडिया बहुत अच्छा है, कैन यू कम टू पुणे, हम साथ में मिलके बनाते हैं। और मैं उसके बाद जो है दिसंबर में पुणे चला गया। पुणे में गया, चीज़ें वहाँ पे जो है फिर करीबन जो है ये 6 महीने मैंने पुणे में बिताया। उनके कंपनी में साथ रहा, उनके साथ सब कुछ सीखा कैसे बिजनेस बनाया जाता है। बिकॉज मैंने जब स्टार्टअप स्टार्ट किया था मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि मेरा बिजनेस स्टार्टअप की डेफिनेशन में आता भी है कि नहीं आता है। राइट। क्योंकि स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या, इंक्यूबेटर नहीं पता, एक्सीलरेटर नहीं पता जी। बस किसी ने बताया, मतलब ये था कि एक जंगल था जो हरा भरा दिख रहा था, मगर उसके अंदर जाने पे कितना खतरा है कोई आइडिया नहीं था मुझे जी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मार्च 2022 में जो है मुझे पहला अपना एक चेक मिलता है। मैं एक अवार्ड विन करता हूँ सिटी बैंक का 10 लाख का, और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जो है वो 6 डिजिट का अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में देखा था। एंड उसके बाद वो जर्नी शुरुआत होगी। 2 महीने बाद हमने फिर से अवार्ड विन किया 30 लाख का। फिर वीसीज आए, फिर इंडिया के वीसीज मिले, फिर जो है नेक्स्ट ईयर में हमें जो है जापान से वीसीज मिले, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और उसके बाद वो जर्नी सफ़र चलना शुरू हो गया। बट आज खुशी इस बात की मिलती है कि जो वो सपना हमने देखा था कि किसी को डिजिटली काम दिलाएंगे और ये लेबर चौक को जो है कहीं ना कहीं ख़त्म करके डिजिटल लेबर चौक पे जाएंगे, तो वो चीज़ें काफ़ी चालू हो चुकी है। कई लोग, हज़ारों लोगों को काम मिलता है, चीज़ें होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सर मतलब आपकी बातें सुन के, आपकी स्टोरी सुन के ये तो दिखता है कि आपने मेहनत बहुत करी है। और बीच में आपने एक बार बोला था कि इंटेंशन अच्छी हो तो काम हो जाता है। अब जब हम बात करते हैं नियत की, तो नियत ऑब्वियसली नियत सर अच्छी नियत से कोई चीज़ शुरू करी थी आपने, पर इस चीज़ में ना जैसे कहेंगे कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, राइट, हार्डशिप्स बहुत आती है। तो उस केस में ऐसी कौन सी कुछ हार्डशिप्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके साथ हुई हों कि वो बहुत मुश्किल फेस था मेरे लिए? आई गेस मेरे लिए जो सबसे मुश्किल फेज था वो था जब मैंने अपनी जॉब को ड्रॉप कर दिया और मैं अपने घर चला गया। मैं अपने लैपटॉप पे रात भर बैठ के काम कर रहा हूँ, दिन में काम कर रहा हूँ, और परिवार जो है, फैमिली को नहीं पता ना आप क्या करना चाह रहे हो। राइट। फैमिली तो आपको कभी, उनके लिए तो ये रहता है कि यार आप ऐसी एक फैमिली से आते हो जहाँ पे उनकी जो है इनकम का लेवल इतना ज्यादा नहीं है, और वो हमेशा इस चीज पे रहते हैं कि पैसा आए, आपने जॉब ड्रॉप कर दी, पैसा नहीं है आपके हाथों में, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप दूसरा बिजनेस भी कर सकोगे। तो फैमिली का कहीं ना कहीं वो रहता है। और उसके बाद
गवर्नमेंट से लोन भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आपको नहीं पता कि आपने लाइफ में जो डिसीजन लिया है वो सही भी है कि नहीं है। रिस्क वो जो मैं आई गेस जो मेरे लिए सबसे पेनफुल पॉइंट था वो मेरा अगस्त 2021 से लेकर जुलाई 2021 था। मैं वो 4 महीने मेरे लिए जो इतने पेनफुल थे कि मुझे बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ पे से चीज़ें आएगी। और उस समय पे मुझे, आपको ये सरप्राइजिंग होगा, आज तो सब जानते हैं शार्क टैंक देख के कि पैसा मिल जाता है लगा दे। मुझे इस समय ये भी नहीं पता था कि कोई मेरा बिजनेस बनाने के लिए मुझे पैसे देगा क्या। मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि कोई वीसी भी होते हैं जो आपका बिजनेस बनाने के लिए आपको पैसा देते हैं। वो तो मुझे बाद में जब समझ में आया, जब मैं जो है कॉर्पोरेट्स में बैठना शुरू किया, उन लोगों से मिलना शुरू किया, तो उसके बाद समझ में आया। तो मेरे लिए तो वही एक 4-5 साल थे, पेनफुल सिचुएशन थी। एंड उसके बाद तो वो सफ़र है, मतलब जो बहुत ही ब्यूटीफुल सफ़र है। बिकॉज एज अ फाउंडर मुझे हमेशा ये लगता है कि एक फाउंडर जो है दिन में कई बार फेल होता है, और वो जो है, मगर वही तो मज़ा है इसका कि आप तुरंत फेल हो रहे हैं, आपकी सक्सेस तुरंत मिल रही है, बहुत मजा आता है। लाइक वो रोलर कोस्टर राइड है एक तरह से स्टार्टअप, कि आप डर भी रहे हैं, चीजें गलत भी हो रही है, फिर सही भी हो रही है, तो इस तरह से ही। नहीं सर, सीखने को तो बहुत मिलता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी बहुत सारे स्टार्टअप्स का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, ये शो पे लोग आते हैं, हमारी कितने स्टार्टअप से बात भी होती है। जैसे आप और हम जब मिले थे फर्स्ट टाइम, मुझे याद है मैं आपको ढूंढता हुआ, मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा था और मैं ढूंढता हुआ आपके पास आया था कि सर आपका स्टॉल कहाँ पर है। और मैं आपके मुझे याद है इवेंट में 2 स्टॉल्स थे, कहीं और था, एक इस तरफ था, और मैं पहले उस स्टॉल पे था। मैंने कहा कि क्या CEO कौन है, तो वो कहते कि सर वो दूसरे स्टॉल पे हैं। फिर मैं वहाँ आया, मैंने कहा तो फिर मेरी आपसे बात हुई। तो ये चीज़ तो है सर। देखिए, और मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ टाइम पहले ही ऐसा तो हुआ था कि मुझे भी नीड थी कि भाई मुझे एक लेबर चाहिए अपने किसी काम के लिए, और मैं भी लेबर चौक गया था और मैं अपने स्कूटर पे उसको लेके आया, उससे काम समझा दिया, काम कराया। वो आदमी पूरा दिन काम करता है और शाम को जब 6 बजे के आसपास छुट्टी होती है तो वो कहता है कि सर अब मुझे ड्यूटी जाना है। मैंने कहा क्या कह रहा है भाई? मैंने कहा मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कहा तू सुबह से मेरे साथ यहाँ पर लगा हुआ है, काम कर रहा है, और तू कह रहा है तुझे भाई ड्यूटी जाना है। उस दिन मुझे लगा कि ये दर्द, ये जो है ना मेहनत, ये तो शायद आप कोई कुछ भी कह ले कि जी हम है मेहनती, ऐसा नहीं हुआ। वो जो देखी मैंने मेहनत, मेरी तो आंखें खुल गई थी उससे। नहीं, अब आप ये तो फिर भी है। आप सोचिए कि आप जो है एक अपने इस शहर में रह रहे हैं और अपने शहर को छोड़ के आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं जी, और सिर्फ इस मकसद से जा रहे हैं कि आपको जो है काम ढूंढना है, काम करना है, पैसे कमाने हैं जी। आज क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आपके लिए बहुत ही आसान होता है कि आप जो है, आपको पहले ही ऑफर मिल जाता है कि आपको इस जगह पे आना है, इस कंपनी में आना है जी, और चीज़ें डिजिटल हो गई है जी। आज भी उनका सोचिए, जो एक आदमी जो किसी ईस्ट इंडिया के किसी भी जगह, चाहे वो झारखंड हो, बिहार, किसी भी जगह से जो है अपने शहर में आता है, और शहर में आके आप अगर देखेंगे ना तो वो लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या कहीं पे रुकते हैं, ट्रेन स्टेशन पे सोते हैं। हाँ, ट्रेन, और उनके पास कोई काम ढूंढने का पता ही नहीं, तो वो कहाँ काम ढूंढेंगे। तो वो फिर लेबर चौक पे खड़ा होना शुरू कर, क्योंकि प्रॉब्लम थी, काम नहीं मिला, उन्होंने लेबर चौक पे खड़ा। मगर आज हमारे ऐप के थ्रू क्या हो रहा है कि वो इंसान अगर सपोज कि उसको दिल्ली में ही काम करना है, वो दिल्ली डाउनलोड करेगा, दिल्ली के जो है सारे काम पता चल जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में जितने भी वर्करों के काम में आज वो पहले ही बात कर लेता है कि देखिए फलाना डेट को जो है मैं जहाँ आऊँगा वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर सुपरवाइजर से बात करता है, वहाँ पे चला जाता है, काम करता है। तो आज उसकी जर्नी बहुत आसान हो गई है, वरना उसकी जर्नी बहुत ही पेनफुल थी कि एक नए शहर में जाना, जो जहाँ पे सब लोग अनजान हैं, कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या रहना है, कैसे खाना है, क्या करना है, तो वो बहुत जर्नी हो गया। तो पेन है, बट यही है कि हम आप हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के डेट में नए नए स्टार्टअप ला रहे हैं। नहीं सर, ठीक है सर। एक सवाल जो थोड़ा सा मतलब वैसा हो सकता है, बट मैं पूछ लेता हूँ कि जब मैं आपके बारे में रीड कर रहा था तो मैंने देखा कि आपने मल्टीपल राउंड्स ऑफ फंडिंग उठाई है। तो जो नए स्टार्टअप ओनर्स हैं या जो अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए मैं अगर पूछना चाहूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई
अ गुड इन्वेस्टर, क्योंकि एक बार जब आप किसी से पैसा उठा लेते हैं ना तो जिम्मेदारी बहुत लोड हो जाता है सर पे। राइट। तो सही आदमी से उठाया जाए या सही ऑर्गेनाइजेशन से उठाया जाए या जो भी चीजें हैं, मतलब अगर आप फंड रेज कर ही रहे हैं तो कुछ पॉइंटर्स। ओके, सो मेरा ये है कि देखो, फंडिंग उठाने से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज पे पैसा उठाना है। ओके। यूजुअली लोग क्या होते हैं कि वो आइडिएशन स्टेज पे ही चले जाते हैं, इन्वेस्टर के सामने भागना शुरू करते हैं। स्टेज 1 पे मतलब, हाँ, आइडिया आइडिया स्टेज जीरो आप जीरो कह लीजिए या आइडिया स्टेज पे, और वो भागना शुरू करते हैं कि मुझे पैसा चाहिए इस चीज पे। जी। कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने एक आइडिया बनाया जी। मैंने जो है लेबर चौक पे गया, लोगों से बात करी, करीबन 1000 लोगों का डेटाबेस, और आप मानेंगे कि सिर्फ मैंने जो है एक फेसबुक पेज बनाया जी। जिसपे मैंने हिंदी में ये लिख के डालना था, जिसको वर्कर चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट करे। जी। मैंने उसी बेस पे जो है करीबन 34 कस्टमर को जो है मैंने सर्व किया दिल्ली के एक सिलेक्टेड एरिया में, और उसके बाद जो है उस फेसबुक पेज को मैंने अपने इन्वेस्टर को करोड़ों में उसकी वैल्यूएशन उठाई। रीजन उसका ये है कि आपको एक आइडिया आया, आप उस आइडिया का जो है प्रोटोटाइप बनाइए जी। उस प्रोटोटाइप को एक लिमिटेड एरिया में जो है टेस्ट करिए, और जब टेस्ट करके आपको लगे उस स्टेज पे कि हाँ ये मेरा प्रोटोटाइप वर्क कर गया, उसके बाद जो है आप इन्वेस्टर के पास जाइए और आप उससे ये बोलिए कि देखिए मैंने ये चीज किया था, मेरा ये रिजल्ट आया है, मैं चाहता हूं कि मैं इस अभी तक मैंने जो है एक लिमिटेड एरिया में किया है, मैं उस एरिया को जो है थोड़ा वाइड करना चाहता हूँ, स्केल अप करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए ना आपसे पैसा चाहिए। जी। आप ये देखेंगे कि जब आप अपने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाएंगे कि जब आपने इम्प्लीमेंट किया, तो उसके बाद आपको इन्वेस्टर भी सुनना चाहेगा। क्योंकि जैसे आप ये देखिए ना, 140 करोड़ की जनसंख्या है जी। इंसान बैठे बैठे क्या करता है, सोचता ही रहता है कुछ ना कुछ जी। दिन में 5 आइडिया आ रहे हैं, कितने आइडिया आ रहे हैं, मगर मायने ये रखता है कि कौन कर रहा है उस चीज को जी। और ऐसा है कि कई लोग क्या होते हैं कि अभी तो मैं ये बोलूंगा कि ये भी देख लो यार कि पैसा उठाना किससे है। तुम डायरेक्ट वीसी को रीच करने चले जाओगे तो कोई होता नहीं है। आज गवर्नमेंट ने इतने स्कीम निकाल दिए हैं, स्टार्टअप इंडिया का सीड फंड स्कीम है, मेटी का अलग चलता है ग्रांट, या डिफरेंट ग्रांट चल रहे हैं। मैं अगर आपको यही सजेस्ट करूंगा या हर स्टार्टअप को यही करूंगा कि यार पहले जाओ ग्रांट उठा लो, क्योंकि आपको ग्रांट बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। आप एक सर्टेन लेवल पे अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को 10-20 लाख रुपए 50 लाख रुपए मिल गया, मैंने इतना काम कर लिया, उसके बाद जो है एक एंजल पकड़ो। वो एंजल पकड़ना, एंजल इन्वेस्टर जो आपके पास पैसे के सिवा एक्सपर्टीज भी डाल सके। ओके। अगर एक ऐसे से इंसान से जो पैसा ले लोगे ना आप, जो पैसा तो दे दिया लेकिन उसके बाद ग्रो नहीं करवा सकते, राइट, वो आपको बस पुश कर रहा होगा कि आप ये करो, आप ये करो। आपको ना राइट एक्सपर्टीज चाहिए और आपको ना राइट पीपल चाहिए, क्योंकि आप क्या होता है कि हर स्टेज पे आप फेल हो रहे होते हो, मगर वो फेल जो है आपकी जो जर्नी है, मैं बोलता हूँ कि मैं अपनी जर्नी को जो है अगले 1 साल में मैं इस स्टेज तक पहुंच जाऊंगा जी। मगर कोई तो ऐसा एक्सपर्ट होगा जिसने वो जर्नी पहले ही तय कर रखी होगी, जो मुझे ये गाइड करेगा कि ये गलतियां मत करना, तो ये जर्नी जो है 1 साल से तुम्हारी इजी हो जाएगी, कुछ 3 महीने में कवर कर लोगे। आपको ऐसा पर्सन चाहिए। पैसा, लोग बहुत ही लोगों को लगता है कि यार ये आइडिया बहुत अच्छा है, आपको पैसा दे देंगे। पैसा देने के बाद ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपने किसी का पैसा उठाया है, बहुत ही हार्ड अर्न मनी है उसकी जी। उसने ऐसा नहीं, उसने बहुत मेहनत करा है तब जाके वो पैसा आया है, तो आपको जो है ना उसके बाद उतना ही उसको जो है देना भी होता है रिटर्न, राइट। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि देखो उससे पैसा उठाओ जो आपके साथ ना अपना एक्सपर्टीज भी डाल सके। पहले ग्रांट उठाओ, एंजल इन्वेस्टर को रीच करो, एक सर्टेन लेवल पे चले जाओ जी। वो आपका एंजल इन्वेस्टर आपको खुद वीसी पे लेके चला जाएगा, अगर नहीं भी तो वीसी का खुद कनेक्ट कर लेंगे। ये बहुत ही सरप्राइजिंग होगा, बट मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जितने राउंड ऑफ मनी उठाए हैं जी, हर बार मुझे वीसी ने अप्रोच किया है। ओके। मैंने जिनको अप्रोच किया उन्होंने अभी तक जो है उन्होंने बोला है कि हम इस स्टेज पे आएंगे, हमारा ये टिकट साइज है जी। मगर जिसको पैसे डालने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको ढूंढ के आ जाता है कि हाँ भाई पैसे चाहिए ले लो। और आप
इंडियन वीसी के सिवा हमें फॉरेन वीसी ने भी लिंक्डइन पे ही अप्रोच किया कि देखिए हमने आपके बारे में ये पढ़ा है, आप अपने जो है पिच डेक भेजिए। उसके बाद वो खुद अपना एक टाइम लिया और उनके बाद उन्होंने, तो जिसको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर ही देता है। जी सर, इसमें मैं ये और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि पहले आइडिएशन से आगे बढ़ना है, उसके लिए खुद से कुछ करो, सिर्फ सोच के काम नहीं होगा, पहले खुद का थोड़ा सा उस पर करो, मतलब 4 कदम आप चलोगे तो आपको कोई सपोर्ट करेगा। राइट। तो क्योंकि नंबर्स टॉक, जब जैसा आपने बताया कि आपने वो पेज जो बनाया था वो आपने जब इन्वेस्टर को दिखाया कि भाई मैंने छोटे से पेज से देखो मैंने ऐसे करके दिखा दिया कि इट इज वर्किंग, मेरा आइडिया है, मेरी सोच है, काम करती है, यू कैन मेक मनी, आई कैन मेक मनी, और जिनको जॉब चाहिए उनको जॉब मिल रही है, सबका काम हो रहा है। तो जब आपके पास वो नंबर्स थे, वो स्टैट्स थे, तो वो चीज आई थिंक वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब दिखता है कि पैसा आएगा तो स्केल अप करना आसान होता है। राइट। तो सर अगर मैं आपकी अभी ऐप पे यूजर्स की बात करूं, हम अब वापस ऐप पे आते हैं जो आपका काम है, तो अभी यूजर्स कितने हैं हमारे पास? यूजर्स हमारे पास करीबन 60,000 लोग होंगे। 60,000 लोग फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर द इंडिया। मेजर जो आपके मिलेंगे वो दिल्ली एनसीआर से हैं और बिहार से हैं। ओके। एंड उसके बाद मतलब 10% ऑफ द पॉपुलेशन वो पैन इंडिया से है, क्योंकि हर किसी को ये सॉल्यूशन चाहिए, मगर हमारी एक रेस्ट्रिक्शन है, हम लिमिटेड फंड के साथ है, तो हमने जो फोकस करा है वो एनसीआर पे एंड जो बिहार पे कर रखा है। ओके। एंड सर इसमें अगर मैं पूछूं कि क्योंकि विमेन कितनी है इस सब में, क्योंकि मैंने जितना देखा है, शायद मैंने जितना गौर किया है कि इस फील्ड में आदमी ज़्यादा काम करते हैं, औरतें उतनी नहीं हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। उसका रीज़न ये है कि लेबर चौक पे आपने हमेशा देखा होगा कि मेल ही खड़ा होता है, फीमेल नहीं खड़ी होती। राइट। मोस्ट ऑफ द फीमेल जो है वो किसी ठेकेदार से कनेक्टेड होती है, क्योंकि वो लेबर चौक पे खड़ा होना सेफ फील नहीं करती है। ओके। तो जो ठेकेदारों से कनेक्टेड है वुमेन, आपके लिए ये शॉकिंग होगा, मगर उसका मेजर जो कट होता है इनकम का, वो ठेकेदार अपने पास रख लेते हैं। जो लेडी लेबर 400 रुपये कमाती है, वहाँ पे जो है लेडी लेबर को सिर्फ 250 रुपये मिलते हैं दिन के। तो ये तो मतलब एक्सप्लॉइटेशन ही बोलेंगे इस चीज़ को, तो कि गरीब आदमी के साथ एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है कि जो आदमी ऊपर है या जिसके पास होती है वो चीज़ के लोगों से कम पैसों में ज़्यादा काम कराना हमारे देश का सर नॉर्म है, क्योंकि लेबर चीप है। लोगों को अभी भी यही मेंटालिटी है हिंदुस्तान को लेके कि यहाँ पे मजदूर सस्ते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आबादी इतनी है तो शायद लोगों की कीमत नहीं है, ऐसा लगता है मुझे कि अगर, और प्लस एक चीज़ और है, क्योंकि इलिटरेसी की वजह से भी, अब मतलब अगर मैं ऐसे सोचूं कि अगर स्किल्स नहीं है लोगों के पास, कि अगर वो किसी अच्छी जगह, किसी अच्छी पोस्ट या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम ढूंढ पाए या काम ले पाए, तो उसकी वजह से ऐसी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका ऐप एक लाइफ सेवर बन सकता है, एक लाइफ चेंजर बन सकता है ऐसे लोगों के लिए। राइट। यहाँ पे मैं 2 पॉइंट मुझे याद आया, जब मैं बहुत ही ये करीबन 1-1.5 साल पुरानी बात है, जब मैं बहुत इसको ऐप को लेके जो है स्टार्ट ही किया था। उस समय पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक लेबर चौक पे गया एंड मैंने वहाँ पे जो है लोगों को बता रहा था इसके बारे में। वहाँ पे मैं कुछ 10-12 वुमेन भी खड़ी थी, मैंने उनको बताया एंड बहुत ही मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग है, बट वो लेडी जो है उस लेबर चौक से अपने घर गई, वहाँ से आधार कार्ड लेके आई, अब बोली कि सर मुझे ना रजिस्टर कर दो। वो मतलब आधे घंटे गई और आधे घंटे बाद आई और बोली सर आप जाना मत, मुझे रजिस्टर कर दो, क्योंकि उसके लिए कितना पेनफुल है खड़ा होना लेबर चौक पे जी। तो वो आप समझ सकते हैं कि वो इसलिए भी नहीं खड़ा होना चाहिए कि उसको लगा कि आज के बाद इस ऐप के थ्रू मुझे जो है डिजिटली काम मिल जाएगा। और सेकंड पॉइंट जो आपने अभी कहा था कि सर इंडिया में ना लेबर बहुत है मगर स्किल्ड लेबर नहीं है जी। अभी मैं रिसेंट में अगर कोट करूं, एक ट्वीट था L&T के CEO का, जहां पे उन्होंने कहा था कि मेरे बैलेंस शीट में $50 बिलियन का बैकलॉग है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडिया में स्किल्ड वर्कर नहीं है। एंड इसलिए जो है अभी गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा फोकस है स्किल्ड वर्कर को करने के लिए। एंड सेम हमने भी स्टार्ट किया है।
हमने अपने विद इन ऐप जो है डिजिटल लेबर चौक पाठशाला लॉन्च किया है कि आज के डेट में अगर सपोज कोई मिस्त्री है, ईंटे का काम जानता है, प्लस्तर का काम जानता है और टाइल मैसन बनना चाहता है जी, तो वो भी बन सकता है, वो भी सीख सकता है। तो इस तरह की फैसिलिटी हम भी इनिशिएट कर रहे हैं उनके लिए। तो यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में समझूं इस बात को कि सिर्फ जॉब देना नहीं, सिर्फ काम देना नहीं, अब आप लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, ऐसा है? राइट राइट। ओके। सो हमारा जो विजन है, हमारा ये है कि हम एट डिजिटल लेबर चौक हमारा ये विजन है कि हम इनके लिए एक इकोसिस्टम की तरह बना दे जहाँ पे ये काम भी सीखें और काम मिले भी, काम भी सीखें, साथ में जो है जो पैसा कमाते हैं उसको मैनेज भी कर सके, गवर्नमेंट सपोर्ट से भी हो सके। और आपने कभी ये नोटिस किया है कि क्या होता है ऐसा कि जो मिस्त्री 10 साल से काम कर रहा है और जो 2 साल से काम कर रहा है, दोनों को सिमिलर अमाउंट मिल रहा है मार्केट में? जी, मतलब एक्सपीरियंस की कोई खास वैल्यू नहीं है। राइट। रीजन ये है कि उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है एक्सपीरियंस दिखाने का। जी। कहाँ दिखाएं वो अपना प्लेटफॉर्म? हमारे पास लिंक्डइन है, हम अपना रिज्यूमे बनाते हैं, मगर वो कहाँ पे दिखाएं? तो हम उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं जहाँ पे वो जो है अपने आप की क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सके, जहाँ पे वो दिखा सके कि हाँ मैंने अपने इस 10 साल के पीरियड में इस कंपनी में जो है इस पोजीशन और इस वर्क में जो है सर्व किया है। जी। इसमें सर अगर सर मैं लॉन्ग टर्म में बात करूं तो इस आइडिया का, इस ऐप का आप फ्यूचर क्या देखते हैं? कि एक चीज़ है, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता था, मतलब अभी भी मुझे थोड़ा अभी भी इस चीज़ पे है कि जो हमारी ऑडियंस है, यानी कि जो हमारा जो क्लाइंटेल है हमारी, उनके पास शायद स्मार्टफोन्स नहीं होते, मुझे अभी भी ऐसा फील होता है। तो वो लोगों के लिए क्या है, क्या मतलब वो शायद वो जियो फोन यूज़ करते हैं तो मे बी आप उस पर कुछ ऐप ले आए या ऐसा कुछ, मतलब क्या क्या प्लान्स हैं कि ये इसकी रीच कैसे ज़्यादा बढ़े, कैसे ज़्यादा लोगों तक ये ऐप पहुँचे? राइट। सो मैंने जब आपको बताता हूँ, जब मैंने 2020 में ये करना शुरू किया, मेरे पास पहला जो दिमाग में क्वेश्चन आया था सिर्फ वो यही आया था कि जिनके लिए मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ डिजिटल, उनके पास स्मार्टफोन है क्या? जी। एंड जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे समझ में आया कि जो 18 साल के से लेकर जो है 35 साल की उम्र तक का जो है एक लेबर है जी, वो सबसे पहले जो है घर से आता है तो वो स्मार्टफोन फाइनेंस करवा रहा है। ओके, मतलब ईएमआईज पे लोग ले रहे हैं। यस, रीजन उसका ये है क्योंकि हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं इंटरटेनमेंट को कंज्यूम करने के लिए, शॉर्ट्स वीडियो को, कि वो सबसे पहले जो है स्मार्टफोन ही खरीद रहे हैं। एंड अगर उसके सिवा मैं बात करूं कि जितने जो है मिस्त्री हो गए, प्लम्बर हो गए, पेंटर हो गए, इन लोगों के पास आपको स्मार्टफोन मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये इनके पास है। और अभी रिसेंट में आप एक रिपोर्ट देखेंगे जहाँ पे बकायदा जो है एक न्यूज एजेंसी ने ये डिस्क्लोज किया है कि रूरल एरिया में 78% जो लोग हैं वो अपना स्मार्टफोन होल्ड कर रहे हैं हाथों में। ओके। उनके घरों में एक ना एक किसी मेंबर के पास स्मार्टफोन आज के डेट में है। ओके सर, इसमें बीच में आपने ये बोला था कि एक्सपीरियंस की आपने बात करी थी, तो अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो क्या कोई एम्प्लॉयर, यानी कि मान लीजिए मुझे कुछ काम करवाना है, मुझे लोग चाहिए, मैंने आपका ऐप खोला और मैंने देखा कि अच्छा मुझे यहाँ से लोग मिलेंगे, तो क्या मैं एक एक आदमी की प्रोफाइल पे जाके देख सकता हूँ कि उसने इतना काम किया हुआ है, उसकी रेटिंग क्या है, कितने स्टार्स उसे मिले हुए हैं, उसका रिव्यूज कैसे हैं, ये सब कुछ है हमारे ऐप में? जी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा मेन मकसद ही है कि उनको एक वर्चुअल आइडेंटिटी देना। ओके। आज के डेट में जो वर्कर एक जगह पे खड़ा है या किसी अपने घर में, उसकी वर्चुअल कोई आइडेंटिटी है नहीं। वही आइडेंटिटी हम क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे हम उसको जो है रिव्यू रेटिंग से उसके स्किल को दिखाना चाहते हैं कि हाँ, उसने जो पास्ट में कुछ क्लाइंट जो है उनको सर्व किया, उन्होंने उसके बारे में क्या बोला, कि उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो मार्केट में, वो अपने आप को, अपने हुनर को शोकेस कर सके और लोग उसके बारे में बता सके। सर, अगला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे वो होगा टीम के बारे में। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस के लिए टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि जो वो लोग जो कोर टीम का पार्ट हैं और उसकी ग्रोथ में हमेशा साथ रहे हैं। तो अगर किसी नए स्टार्टअप फाउंडर के लिए हम ये पूछना चाहें कि वो टीम कैसे चूज करे अपनी, तो इस पे आपकी कोई राय? टीम
यार मैं मतलब नए स्टार्टअप को यही बताना चाहूँगा, अगर आपको राइट पीपल मिल रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो आप उसको अपने साथ ले आओ। ओके। बिकॉज फाइंडिंग द को फाउंडर इज इक्वल टू गेटिंग मैरिड। ओके। आप मतलब ये समझ लो कि कोई आपके ड्रीम पे भरोसा करके आपके इस जर्नी में साथ आ रहा है तो आप उसको आपको लगता है कि वो वैल्यू ऐड कर सकता है तो उसको लाओ, अपने बिजनेस में रखो और उसको जो है साथ में वो दिखाओ कि कल जब हम बड़े बनेंगे तो कहाँ हम दोनों साथ में कहाँ पे होंगे। और टीम आई विल ऑलवेज से कि यार आपको ना ये जो जर्नी है ना, जब आप बड़े बन रहे होगे ना तो आपको उतना ही दिख रहा होगा कि मुझे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हाथों की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है जिन पे मैं ब्लाइंड ट्रस्ट कर पाऊँ कि हाँ यार ये बंदा जो है मैंने एक काम बोल दिया ये कर देगा और ये जो है ना वैसे ही करेगा जैसे मैं काम कर रहा हूँ। जी, बल्कि आपसे अच्छा भी करेगा। राइट। और मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप को फाउंडर में उसी को लाओ कि मैं ये काम कर सकता हूँ मगर क्या वो पर्सन मेरे से अच्छा कर सकता है, अगर हाँ तो वो राइट कैंडिडेट है। जी। अगर आपको मौका मिले अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने का और आपके पास दो ऑप्शंस हो, या तो कोई बहुत अच्छी जॉब, एक वेल पोस्ट पे एक अच्छी जॉब, या फिर दोबारा से स्टार्टअप और वही स्ट्रगल, तो आप क्या चूज करेंगे और क्यों? मैं एडवेंचर बहुत पसंद करता हूँ तो मैं जो पसंद करूंगा वो तो स्टार्टअप ही करूंगा। ओके। मतलब एवरी टाइम आई विल मेक ए स्टार्टअप, चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, बट मैं मतलब वो जो एडवेंचर होता है ना, रोज फेलियर, रोज कुछ ना कुछ फट रही होती है चीजें, उसको सही करना फिर बेकार हो रहा है उसमें, सो आई विल ऑलवेज प्रेफर स्टार्टअप। बिल्कुल सर। अब मेरा आखिरी सवाल जो है आपसे सर, इस सब के बाद यानी कि अगर हम स्टार्टिंग फ्रॉम, आपने एक बैंक में जॉब छोड़ दी, आप अपने घर चले गए, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया अपनी लाइफ के साथ, अपने आइडिया पे, अपने एक मतलब आपको ये लग रहा था कि शायद ये लेगेसी हो सकती है मेरी, राइट, कि आप अपने पीछे ये छोड़ के जाएंगे दुनिया के लिए, तो मोटिवेशन क्या रहा है अपना इसमें? क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए सर कुछ बहुत शक्तिशाली एक चीज़, एक सोच यहाँ होनी चाहिए जो आपको हिलने ना दे कभी, मुझे ऐसा लगता है। राइट। तो आपकी मोटिवेशन क्या है? तो क्या इससे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा? अगर मैं नौकरी करता तो सिर्फ मेरे घर का चूल्हा जलता, मगर आज मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी वजह से लाखों लोगों के घर का चूल्हा जल रहा है। सर बहुत बड़ी बात बोली है आपने। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस सोच के साथ हमारे देश का युवा काम करे और मतलब जैसे आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है, जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, राइट, कि आपने अपने से नीचे जो लोग हैं जिनकी लाइफ में ज़्यादा दिक्कतें थी, आपने अपना सुख छोड़ के उनके दुख के बारे में सोचा और फिर कि उस दुख को कैसे चेंज किया जाए सुख में, कैसे उनकी दिक्कतें थोड़ी सी कम करी जा सकती हैं। सर आइडिया आप जैसे सोचते हैं, इट्स ब्रिलियंट, अमेजिंग। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। आजकल ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचें, दूसरों के दर्द के बारे में सोचें, और हमारे जो आज के गेस्ट थे मिस्टर चंद्रशेखर, वो कुछ इसी टाइप के इंसान हैं जो कि खुद से पहले दूसरों को रखते हैं और उनकी दिक्कतों के अराउंड, उनकी दिक्कतें कैसे ठीक की जा सकती हैं उसके बारे में सोचते हैं। इसलिए उन्होंने स्टार्टअप को स्टार्ट भी किया था। और आज के एपिसोड में हमने मजदूरों की दिक्कतें और उनकी जिंदगी के बारे में काफी कुछ जाना। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपका भी कोई स्टार्टअप है या आपके पास भी कोई ऐसे ही इंटरेस्टिंग आइडिया है तो यू कैन रीच आउट टू अस एंड हम आपके साथ भी एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट स्टोरीज के साथ।